भारतीय शिक्षा बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रमों के संबंध में आज हम बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं आदरणीय क्षमा शर्मा जी से, जो कि हिंदी की जानी मानी कथाकार हैं, बाल साहित्यकार हैं, नंदन की संपादक रही हैं और विभिन्न पाठ्यक्रमों में सलाहकार के रूप में या पाठ्यक्रम के संयोजक के रूप में वे जुड़ी भी रही हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों के निर्माण में भी इनकी भूमिका है। और आज जबकि शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम को लेकर, भाषाओं को लेकर आए दिन विवाद छिड़ते रहते हैं, हिंदी की जानी मानी लेखिका हमारे बीच हैं जो कि हिंदी में सोचती हैं और हिंदी के हितों के समर्थक भी हैं। और जब ये पाठ्यक्रम के संबंध में हम उनसे चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर है कि इस पाठ्यक्रम से गुजरने के बाद जो विद्यार्थी की भाषाई क्षमता है, जो साहित्य के विवेचन की क्षमता है, जो एक अच्छे मनुष्य होने की क्षमता है, उसमें कितना विकास संभव है। मैं क्षमा शर्मा जी आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो हिंदी पाठ्यक्रम हैं उनके निर्माण से आप जुड़ी रही हैं, तो ये पाठ्यक्रम आपको किस तरह से दूसरे पाठ्यक्रमों से अलग लगते हैं, इसकी चुनौतियाँ क्या हैं और इसका जो एक उद्देश्य है कि ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इसके मुझे पूरी भारतीयता की एक अवधारणा है कि ये बहुभाषिकता और अपने पूरे विन्यास में, भूगोल में, संस्कृति में, रहन सहन में, समाज में, पूरे तंत्र में इसका एक भारतीयकरण है, भारतीय दृष्टि है इसके पीछे। आप क्या महसूस करती हैं? शुक्रिया ओम जी। और जैसा कि आपने कहा, आप भी इससे जुड़े रहे हैं जी। इस पाठ्यक्रम पूरे जो बच्चों के लिए हम किताबें तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि मैं अन्य उसमें भी रही हूँ, टेक्स्ट बुक कमेटीज में रही हूँ जी। तो इसमें सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, जैसे कि आमतौर पे मान लिया जाता है कि हम भारतीयता की बात करेंगे तो विज्ञान की बात नहीं करेंगे। हाँ, पता नहीं ये विरोधाभास क्यों है, जबकि भारतीय परंपरा विज्ञान का निषेध नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम सभी लोगों ने, जो भी इस कमेटी में थे, आप भी थे, और उन सभी ने ये पूरा तय किया इस तरह से कि एक तरफ भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जाए, भारतीय कलाओं की बात की जाए, जी। भाषाओं की बात की जाए, संगीत की बात की जाए, है ना, हमारी ऋतुओं की बात की जाए, धातुओं की बात की जाए, मौसम की बात की जाए, नदियों, पहाड़ों, हमारे जो वीरांगनाएं हैं अतीत की जी। और आज की भी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में किन लोगों का योगदान रहा, वो हमारे यहाँ वनस्पतियाँ क्या हैं, हमारा पर्यावरण क्या है, कैसा था, कैसा है और आगे कैसा हो सकता है जी। इसके बाद। और तमाम जो भारतीय विभिन्न कलाएं हैं जो इन पुस्तकों में, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि पुस्तक के जो सेकंड कवर होता है उसमें किसी न किसी कला का एक जिक्र है बिल्कुल, कि भील कला क्या होती है, हाँ, गुण कला क्या है, उसका तमाम तरह की जो भारतीय, आमतौर पे भारतीयों को पता नहीं इस परिप्रेक्ष्य में देखा नहीं जाता। मैं अक्सर विदेश जाती रहती हूँ तो वहाँ अभी भी कुछ लोगों के मन में ये धारणा है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ सिर्फ, ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रही हूँ, कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग कुछ जानते ही नहीं है, जहाँ वो अभी भी अंधकार काल में रह रहा है, जबकि अंधकार काल भारत में कभी नहीं रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, वेद उपनिषद रचने वाला देश अंधकार काल में हो नहीं सकता है। जी। तो इस पुस्तक में, जैसे कि आमुख इस पुस्तक के हैं, संदेश हैं जिसको बाबा ने दिया है, रामदेव जी ने दिया है, बालकृष्ण जी ने दिया है, फिर सिंह साहब ने उसमें लिखा भी है। उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि हम रूढ़ियों से मुक्ति चाहते हैं। बिल्कुल। जो भी रूढ़ियाँ हमारे समाज में भेद पैदा करती हैं, जो भी रूढ़ियाँ हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो भी रूढ़ियाँ मनुष्यता से दूर हमें करती हैं, वो हमें नहीं चाहिए और हमें उनसे दूर होना होगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की बातें भी सब लोग करते हैं कि बिना विज्ञान के, बिना तकनीक के
कुछ भी संभव नहीं है आजकल। और आज जो बच्चा इन पुस्तकों को पढ़ रहा है, कल हो सकता है वो वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, अंतरिक्ष में जाएगा, बहुत कुछ करेगा। शुभांशु शुक्ला गए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में कितने और लोग जाएंगे। सही बात। या कि वो पर्यावरणविद बनेगा, या कि वो पानी को बचाने के और नए तरीके खोजेगा, या कि हिमालय में क्या पारिस्थितिकी चेंज हो रहा है, वहाँ क्या बदलाव हो रहा है, वो क्या नष्ट हो गया, उसको दोबारा से जीवित करने की कोशिश करेगा। तो इन बच्चों के सामने भविष्य खुला है। तो हमारी ये किताबें, इनमें इनको पढ़ के बच्चा बहुत कुछ सीखेगा और उसको नई दिशा मिलेगी। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें रूढ़ियाँ नहीं हैं, हाँ, बहुत रूढ़ियाँ नहीं हैं, नहीं। उनको पता नहीं क्यों बना दिया गया है कि वो बड़े रूढ़िग्रस्त हैं, उनकी बात करना ही बहुत बुरी बात है। हम पश्चिमी देशों से ही एक अवधारणा है कि हम भारतीय मूल ग्रंथों की बात करते हैं, हाँ, वेद की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, रामायण की बात, रामायणकालीन युग की बात करते हैं। तो लगता है कि ज्ञान परंपरा में हम वो सब चीज़ें डाल रहे हैं जो अवधारणा में भ्रामक हैं या रूढ़ युक्त हैं या किसी तरह से वो निजंदरी कथाओं के रूप में है, उनका कोई वैज्ञानिक स्वरूप नहीं। मुझे लगता है कि एक अवधारणा ये फैलाई गई है। ये इस बात से मैं बहुत मतलब, जो आप जिस सवाल को पूछ रहे हैं और जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं इससे बहुत असहमत हूँ। और मुझे लगता है कि हम अपने समाज के अनुसार चलें, हम दूसरे समाजों से भी कुछ अच्छी बातें सीखें, लेकिन हमारे समाज की जो अच्छी बातें हैं उन्हें हम ग्रहण करें, और हमारे समाज की जो बुरी बातें हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो बुरे विचार हैं, जो भेदभाव की भावना है, जो आप भाषिक झगड़ों की बात अभी कर रहे थे, तो इन पुस्तकों में देखे ना, अभी मैं देख रही थी कि वाणी वो किस भाषा में, तमिल में उसे क्या कहते हैं, मराठी में उसे क्या कहते हैं, तेलुगु में उसे क्या कहते हैं, है ना। तो वो इस पुस्तक के उसमें पाठ के अंत में, पाठ के अंत में ये एक एक्सरसाइज है बच्चे के लिए। अच्छा, उसी तरह जो बच्चे ने पाठ में पढ़ा है उससे जुड़ी अनेक बातें हैं। तो एक्टिविटी ऐसी ना हो, जो एक्टिविटी आमतौर पे मैं देखती रही हूँ कि जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं ना, वो बड़ी बोर होती हैं। और हम लोगों ने तो कभी ऐसी पाठ्य पुस्तकें देखी नहीं कि जो 4 कलर में छपे, जो फोटो पेपर पे छपे, जिनका फॉन्ट साइज ऐसा हो कि बच्चे के आंख में तकलीफ ना हो। आमतौर पे आज बहुत बचपन से बच्चों को, क्योंकि स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है, तो उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है। तो इसलिए फॉन्ट साइज ऐसा रखा जाना चाहिए, जो कि हम कहते रहे, मैं लिखती भी रही हूँ कि फॉन्ट साइज, जो बच्चों के नेत्र विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि बच्चे को पढ़ने की आदत तो तब पड़ेगी ना जब उसे पढ़ने में आनंद आएगा, जब उसकी आंख पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो ये पुस्तकें, इनमें इतनी चीज़ें हैं, तमाम कहानियां हैं। भगत सिंह का पत्र भी मैं पढ़ रही थी, तो एक पुस्तक के पीछे छपा हुआ है। साहित्य की सारी विधाएं भी हैं, जैसे 1 से लेकर और 12वीं दर्जे तक का पाठ्यक्रम है। कविता है, नाटक है, यात्रा संस्मरण है, संस्मरण है, जो वीरांगनाओं की बात मैं अभी कह रही थी। अच्छा, एक पाठ संगीत के बारे में है, फिर वाद्य यंत्रों के बारे में है, बिल्कुल, जो भारतीय वाद्य यंत्र है। तो हमारा बच्चा ठीक है, गिटार बजाना जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ढोलक बजाना भी जान सकता है, तबला बजाना भी जान सकता है, सारंगी बजाना क्यों न जाने, कबड्डी भी जाने, कबड्डी भी खेल है। खेल के बारे में इसमें सिर्फ क्रिकेट तक सीमित क्यों रहे। गुल्ली डंडा इतनी अच्छी कहानी है, तो वो गुल्ली डंडा खेला कैसे जाता है, आज महानगर में रहने वाले बच्चे शायद जानते ही नहीं होंगे कि गुल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। गुल्ली डंडा कहानी शामिल की गई है, शामिल की गई। तो वो और हमारे जो पुराने लेखक हैं जिन्होंने कितना कुछ अच्छा लिखा है, वो भी बच्चे जाने। हमारे नए लेखक हैं, उनको बच्चे जाने। हमारे आदिकालीन लेखक हैं, उनको बच्चे जाने। संस्कृत भाषा है, वो कितनी अच्छी भाषा है, उसे जाने। अंग्रेजी को भी जाने। ये नहीं कि अंग्रेजी आगे बाकी सब भाषाएं पीछे हैं। इसका जो पाठ्यक्रम है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखक हैं, वे भी शामिल हैं। जैसे उड़िया की एक लेखिका, उनकी दया नदी, एक लंबा काव्य है मगध जैसा, बहुत ही रूपक उसका, और उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। मैं देखा कि शामिल है वो। और ऐसे ही आप देखें कि हमारे जो भारतीय कवि हैं, भारतीय कथाकार हैं, केवल हिंदी कथाकार नहीं, वे इसमें आवाजाही करते हैं। तो मुझे लगता है कि
इसका जो स्वरूप है केवल बहुभाषिकता इस के कारण भी, और साहित्य का भी एक ऐसा मंच है जहां पर विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखकों को हिंदी में बच्चे पढ़ रहे शामिल हैं। किया जाए। आमतौर पे जो अन्य लेखक हैं, दूसरे पाठ्यक्रमों में मैं नहीं देख पाया, जैसे जी। मैं उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी रहा तो मुझे नहीं लगा कि वहाँ भारतीय भाषाओं के लेखकों की रचनाएं मैंने पढ़ी। देखिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें हम कह सकते हैं कि 55 से 60 करोड़ लोग तक हैं। जी। तो मैं महाश्वेता देवी का एक इंटरव्यू बहुत पहले पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं लिखती तो बहुत दिनों से थी, लेकिन मुझे अखिल भारतीय स्वीकृति तब मिली जब मैं हिंदी में आई। तो इसी प्रकार जो अन्य भाषाओं के लेखक हैं, मैं बहुत सी मीटिंग्स में जाती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि जो अनुवाद है उसकी ज़्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि नहीं है, कि हिंदी के लेखक हम लोगों को जाने, हम लोग हिंदी के लेखकों को जाने, तो सही मायने में तो बहुभाषिकता इससे ही बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। मैं उनकी रचनाओं को जानूंगी, मैं उनके जो तमाम, पूरा देश इतना बड़ा है, इसमें हर जगह की अनेक परंपराएं हैं, बिल्कुल अनेक उनके जीवन के तौर तरीके हैं। वो कैसे जान सकते हैं जब तक उनके बारे में हम शामिल नहीं करेंगे। अनेक प्रकार के उनके भोजन हैं, अनेक प्रकार के उनके वस्त्र हैं, अनेक प्रकार के अन्न हैं, अनेक प्रकार के फल हैं। एक बार मैं केरल गई थी, जनवरी का महीना था, आम लगे हुए थे। अब केरल के बच्चे को तो आम जनवरी में देखने की आदत है। बिल्कुल सही है। हाँ, हमारे बच्चे को यहाँ कोयल कूकने की और आम पर मंजरियां लगने की आदत गर्मी के दिनों में बिल्कुल सही बात। तो केरल का कोई लेखक लिखेगा तो वो आम को जनवरी में दिखाएगा, और यहाँ का कोई उत्तर प्रदेश का लेखक लिखेगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखेंगे कि आम फिर बौरा गए हैं, तो फिर वो इस समय को तो हम कैसे जानेंगे। इसी तरह कि हम एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ सकें। बिल्कुल, अदरवाइज भारत में कितने भारत हैं, कितने भारत हैं और कितनी तरह के भारत हैं, और वो फिर भी एक हैं। यही हमारी ताकत भी है कि वो फिर भी एक हैं। और ये पुस्तकें, इनका प्रोडक्शन इतना अच्छा है। मुझे आमतौर पे कहा जाता है बच्चों के लिए कि बच्चों की किताबें माता पिता खरीदते हैं, तो पहली शर्त तो यही है कि माता पिता को वो किताबें आकर्षित करें। उनका जो कथ्य जो है या कंटेंट जिसे कहते हैं वो तो है ही, उसमें ऐसे चित्रावली भी हो। भाई देखिए श्यामा जी, प्रेमचंद की कहानियां तो हम अभी भी पढ़ते हैं। हाँ, जो बच्चे भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं। तो वो उसमें ये है कि इतने आकर्षक चित्र हैं कि वो देखने में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, और बच्चों को बोझ ना लगे। हाँ, पाठ्यक्रम कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। अक्सर बच्चे किताबों से दूर भागते हैं। क्षमा जी, इसकी व्याकरण श्रृंखला जो है, व्याकरण पुस्तक आपने देखा होगा, किस्सा गोई के आधार पर एक किस्सा चल रहा है, धारावाहिक, और उसी में व्याकरण के तत्व, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय इत्यादि आमतौर पर कहा जाता है कि गणित भी अगर किस्सा गोई की शैली में सिखाया जाए तो वो बहुत आराम से बच्चे सीखते हैं। तो वो इसमें ध्यान रखा। आप जैसे विशेषज्ञ रहे इस पाठ्यक्रम में, अन्य भी इतने लोग हैं, तो उन सब ने अपनी अपनी मेधा का ध्यान रखा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये पुस्तकें बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, अध्यापकों को बहुत पसंद आएगी, और माता पिता को भी। देखिए, आप तो एक विशेषज्ञ हैं, आप एक कथाकार हैं, आप पत्रकार रही हैं, एक साधारण आप बच्चों के मनोविज्ञान को ज़्यादा समझती हैं। जैसे कि जो शिक्षक हैं, बीएड बीएलएड हैं, वे ज़्यादा बच्चों के मनोविज्ञान को उस तरीके से समझते हैं। लेकिन ये बताएं कि जैसे आपका बचपन बीता अपनी पुस्तकों के साथ, और वे कविताएं भी याद हैं, ये पाठ्य पुस्तकें अब बच्चों के बीच जा रही हैं, इसको आपने देखा है। ये पाठ्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, किताबें कैसे लगती हैं, और इन किताबों को पढ़ के बच्चे क्या उसी तरह रोमांच का अनुभव करेंगे जैसे हम लोग अपने दिनों में अपनी पाठ्यक्रमों को पढ़ते हुए करते थे? जी, मुझे देखिए, आज की जो हमारा बचपन था उसमें हम इंफोटेनमेंट में नहीं रहते थे, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। आज के बच्चे के पास बहुत सारा उसका एक्सपोजर बहुत है। आज हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन है। तो पहली शर्त तो यही है कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो और पुस्तक का टाइम बढ़े। तो निश्चित रूप से अच्छा, फिर पाठ्य पुस्तक वो एक बड़ा राइडर होता है कि पाठ्य पुस्तक, भाई बच्चा आएगा और वो जो होमवर्क मिला होगा उसी को करके पटक देगा, फिर वो कुछ और पढ़ेगा।
तो पाठ्य पुस्तक की चुनौती जो आपने पहले सवाल में पूछी थी, वो चुनौती ये है कि वो बच्चे को आकर्षित करे, वो बच्चे को बांध के रखे, बार बार बच्चा उसे देखना चाहे, छूना चाहे। किताब तक हम तभी पहुंच पाते हैं जब हम किताब को छुएं, उसे देखें और तब पढ़ने का नंबर आता है। तो ये पुस्तकें निश्चित तौर पे इतनी आकर्षक इनको बनाए, और आकर्षक सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ देखने में आकर्षक हो, अंदर कुछ ना हो, कंटेंट में बहुत अच्छा है। अच्छा क्षमा जी, इसकी जो मतलब विभिन्न जो हमारे जो पाठ्यक्रम हैं जी, इसमें एक तरह का मूल्यबोध भी शामिल है। दूसरी चीज़ कि इसकी जो एक्टिविटी है, जो उसके सवाल हैं, लघु उत्तरीय, कुछ दीर्घ उत्तरीय, कुछ सीखने के प्रतिफल क्या हैं, ये तमाम तरह के अभ्यास कार्य इसमें जुड़े हुए हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो एनसीएफ या जो भारतीय शिक्षा नीति कह रही है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और बच्चे स्वावलंबी बने, व्यावसायिक उनमें कौशल आए, सृजनात्मक आए, इंटरव्यू की कला में अच्छे हों, लेख लिखने की कला में, संवाद निर्माण करने की कला में कुशल हों, नाटक रचने या उसको अभिनय करने में कुशल हों। इसमें एकांकी नाटक भी दिए गए हैं। तो इस तरह का ध्यान रखा गया है। आप अभ्यास कार्य इसका जो है, क्या उससे गुजरी हैं और कैसा लगता है कि उसमें आपको देखिए, ये बच्चे कैसे मैं लिख कर लाई हूँ क्योंकि ये 14 पॉइंट में याद नहीं रख सकती थी। तो ये जो पुस्तक के शुरू में यहाँ संक्षेप ही है, जैसे कि पाठ प्रवेश है, शब्दार्थ है, फिर मूल्यबोध है, फिर अभिव्यक्ति कौशल है, सृजनात्मक कौशल है, फिर स्वाध्याय है, फिर भाषा कौशल है, सीखने के प्रतिफल हैं, आदि आदि बातें हैं। और बहुभाषिकता, कौशल की बात, बहुभाषिकता तो है ही, शुरू से हम बात कर रहे हैं। तो कौशल माने यही है ना कि हमारे जो पढ़ना हो वो ऐसा न हो कि भाई सिर्फ हम पढ़कर रह जाएं, उससे कुछ हम सीखें भी जो हमारे जीवन में काम आ सके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्षमा जी, अभी आपसे जो बातचीत हो रही है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो कि अभी नया बोर्ड है, लेकिन अपने दायित्व समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, बच्चे के प्रति, उसके आधुनिक ज्ञान विज्ञान की चेतना के प्रति इतना सचेत है कि उसने अन्य पाठ्यक्रमों के साथ साथ अन्य विषय, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित इत्यादि के साथ साथ हिंदी के पाठ्यक्रमों को भी उतना ही आकर्षक, रोचक, ज्ञानवर्धक और उपादेय बनाया है, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में जो बच्चे इन पाठ्यक्रमों को पढ़ेंगे अपनी अपनी कक्षाओं में, वे जरूर इस बात से लाभान्वित होंगे और इस बात से आश्वस्त होंगे कि ये पाठ न केवल रोचक हैं, उनके जीवन में काम आने वाले हैं, बल्कि पूरे भारत में एक ऐसी समरसता का निर्माण भी करेंगे जिसको वे हंसते खेलते सीख सकते हैं। और कहीं भी इन पाठ्यक्रमों में कोई रूढ़ि, कोई आडंबर, किसी जाति या नस्ल या धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। पाठ्यक्रमों को इस तरह से छान कर चलने से रखा गया है। तो मुझे लगता है कि मैं भी एक लेखक के रूप में या इन पाठ्यक्रमों से यत्किंचित जुड़ा होने के साथ आपकी तरह महसूस करता हूं कि ये पाठ्यक्रम निश्चित रूप से आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में अग्रसर उन बच्चों के लिए बहुत उपादेय है जिनकी चेतना का नव निर्माण हो रहा है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद, भारतीय शिक्षा बोर्ड की इस वार्ता में आप हमारे साथ शामिल रही क्षमा जी। और लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, 2 पंक्तियों में अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए कुछ कहना हो या बच्चों के लिए कुछ कहना हो, जो कि विद्यार्थी क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड से कहूँगी कि ऐसी ही पुस्तकें खूब तैयार करें और बच्चे आपकी तरफ आकर्षित हों, इन पुस्तकों की तरफ आकर्षित हों। और बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, इन किताबों को पढ़ो और साथ में थोड़ा योग भी करो। योग, ये मैं अभी वार्ता में कह रहा था कि शारीरिक स्वास्थ्य से बौद्धिक स्वास्थ्य की जो यात्रा है, ये एक संपूर्ण मनुष्य को निरोग और ज्ञानवान बनाने में बहुत भूमिका अदा करती हैं। तो आज इस वार्ता में आप शरीक हुई और भारतीय शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के निर्माण में एक सलाहकार के रूप में आप शामिल हैं, हिंदी की जानी मानी कथाकार हैं। और जब आप जैसे विद्वज्जनों का सहयोग मिलता है और जिसमें कि
पूज्य बाबा रामदेव का निर्देशन हो, जिनका अपना ही योग कौशल इतना प्रसिद्ध हो, और डॉक्टर NP सिंह जैसे भौतिक विज्ञानी उनको तो मिलकर मुझे लगता है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ, क्योंकि हर बार उनसे नई चीजें मैं सीखती बिल्कुल हूँ। वे उनसे मिलना मुझे हमेशा बहुत अच्छा ज्ञान के सरोवर हैं। तो इस तरह से ऐसे सुयोग्य टीम के साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो पाठ्यक्रम हैं बहुत ही उपादेय हैं। आपने यहाँ पर बातचीत की और बातचीत से आश्वस्त किया। मैं समझता हूँ पूरा भारत जो है क्षमा शर्मा जी को जानता है, एक कथाकार के रूप में, पत्रकार संपादक के रूप में। जो बच्चे हैं जो नंदन पढ़ते रहे कभी, जो अब युवा हो रहे हैं, वे भी जानते हैं आपको। और इस तरह से आपका होना या आप जैसे अन्य विशेषज्ञों का होना भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए बहुत शुभ है, बहुत उपादेय है। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, स्टूडियो में बातचीत करने के लिए। मैं ओम निश्चल आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।